तो प्रणाम आप सभी को। फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सेवा में। और आज भी बहुत सुंदर सुंदर आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हल करवाऊंगा। जो सीरीज हमने चालू किया है, जो आप लोगों से हम बताए हैं कि हम ये सीरीज जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगा तब तक ये सीरीज चालू रखूंगा। बहुत सारे प्रश्न हल करवाने वाले हैं। आपसे विनम्र भाव से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके आप जुड़ जाइए इस चैनल के माध्यम से और आप अपना नैया पार लगा लीजिए। ठीक है ना? हमारा छोड़ दीजिए, हमारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप अपना देखिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, एकदम आगे बढ़िएगा। ठीक है ना? आज भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है। समुद्री घास पात से आयोडीन के निष्कासन के विधि को लिखे। ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन को कि आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है और समुद्री घास पात से आयोडीन को कैसे निकाला जाता है। इस बात को उदाहरण सहित समझाना है, हमें समझाएंगे हम लोग दोनों आदमी मिलकर। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन है कि गंधकमल कैसे द्विभाषमिक अम्ल है, जलशोषक पदार्थ है, उदाहरण के साथ दिखाए। मतलब बताना है हमें कि सल्फ्यूरिक अम्ल के जलशोषक प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ कैसे ये द्विभाषमिक अम्ल है, इस बात को व्याख्या करना है, समझाना है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री घास पात से आयोडीन के निष्कासन की विधि को लिखे। लिख रहे हैं हम लोग। दो क्वेश्चन है इसमें। आयोडीन के पहले मुख्य स्रोत बताना है और साथ ही साथ समुद्री घास पात से कैसे निकालना है, इस बात को भी आपको लिखना है। तो देखिए हमने लिखा हुआ है कि आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। मतलब आयोडीन आपको कहां कहां से मिल सकता है। देखिए आयोडीन, पहले तो ये समझिए कि ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स है और ग्रुप नंबर 17 के तत्व जो होते हैं पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे सक्रिय तत्व माने जाते हैं, सबसे सक्रिय होते हैं। अब जब सक्रिय होंगे तो जाहिर सी बात है कि धरती पर फ्री अवस्था में तो मिलेंगे नहीं, मुक्त अवस्था में तो मिलेंगे नहीं, एनी टाइम संयुक्त अवस्था में ही मिलेंगे। ठीक है ना? कोई भी तत्व धरती पर दो तरीकों से मिल सकते हैं, या तो मुक्त अवस्था में मिल सकता है या वो संयुक्त अवस्था में मिल सकता है। लेकिन ग्रुप नंबर 17 के जितने भी तत्व होते हैं लगभग सारे तत्व संयुक्त अवस्था में ही देखने को मिलते हैं, मींस कंबाइंडेड स्टेट में मिलते हैं। मतलब धरती पर जब भी ये मिलेंगे तो किसी दूसरे के साथ जुड़कर मिलेंगे। आयोडीन इस तरह आयोडीन नहीं मिल जाएगा। आयोडीन हो सकता है कि सोडियम आयोडाइड के रूप में मिले आपको, मतलब इसी तरह का कम जुड़कर किसी ना किसी रूप में मिलेगा। अब किस किस रूप में मिलता है पहले इस बात को लिखना है। देखिए हमने लिखा हुआ है कि यह सक्रिय तत्व होने के कारण आयोडीन प्रकृति में संयुक्त अवस्था में ही मिलता है। लाइन क्लियर है? इसका मुख्य स्रोत या इसका स्रोत मुख्य रूप से समुद्री घास होता है। ठीक है ना? बल्क में समुद्री घास में आयोडीन उपस्थित रहता है। दूसरा आगे कैलिफोर्निया के तेल कुएं से प्राप्त ब्राइन में रहता है। जो कैलिफोर्निया के तेल कुआं होते हैं जहां से कैलिफोर्निया से तेल निकाला जाता है, वहां ब्राइन से निकाला जा सकता है इसे। ठीक है? अगला पढ़िए। सोडियम आयोडेट के रूप में अयस्क कैलिस में भी उपस्थित रहता है। मींस अयस्क कैलिस एक प्रकार के अयस्क है जिसमें आयोडीन जो होता है सोडियम आयोडेट के रूप में रहता है। साथ ही साथ अत्यंत कम मात्रा में ये हमारे बॉडी में भी मिलते हैं, ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिलता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा बल्क में समुद्री घास पात से आयोडीन को निष्कासित कर सकते हैं। साथ ही साथ कैलिफोर्निया के तेल कुएं ब्राइन से भी आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अयस्क कैलिस एक प्रकार का अयस्क है जिसमें सोडियम आयोडेट के रूप में आयोडीन उपस्थित रहता है। इसकी मात्रा लगभग 0.2% रहती है। साथ ही साथ यह अत्यंत कम मात्रा में ह्यूमन बॉडी में भी उपस्थित रहता है। हमें क्या करना है? हमें ब्राइन से नहीं निकालना है,
हमें ह्यूमन बॉडी से नहीं प्राप्त करना है, हमें कैलिस से आयोडीन को नहीं निकालना है। हमें क्वेश्चन तो कह रहा है कि केवल आप समुद्री घास पात से कैसे निकालिएगा, इस बात को समझाइए। अब कैसे निकालेंगे हम इस बात को लिख दे रहे हैं, आपको समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। भैया कैसे प्राप्त करेंगे आयोडीन को समुद्री घास पात से, इन्हीं बातों को हम इतने बड़े लाइन में लिखे हुए हैं। जब आप अपने कॉपी पर लिखेंगे तो कम से कम ये लाइन एक पन्ना में चला जाएगा। बोलेंगे सर कैसे याद रखेंगे? अरे भैया इस बात को याद नहीं रखना है, इस बात को केवल कॉन्सेंट्रेट माइंड से 1-2 बार पढ़ लेना है, ये अपना मन दिमाग में घूमता रहेगा। ठीक है ना, ये प्रोसेस है, विधि है। विधि मीन समझते हैं क्या? जैसे कोई चावल बना रहा है, भात बना रहा है, तो क्या करेगा, उसको दिमाग में पहले से सेट है कि पहले भात बनाने के लिए पहले चावल को धोया जाता है, ठीक है, उसमें पानी मिलाया जाता है 2 गुना करके, उसके बाद गैस पर बिठाया जाता है, 1 सीटी लगाया जाता है, बात बनकर तैयार, सभी लोग बैठकर खाएंगे और काम करेंगे अपना अपना। इसी प्रकार से ये प्रोसेस है, एकदम इसी प्रकार से आपको याद रखना कि पहले ये काम करना है, बाद में ये करना है, बाद में ये करना है, ऐसे ऐसे इसी प्रकार से याद रखना। हम पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं इस बात को, ठीक है ना। पहले आप कीजिए, कोशिश कीजिए कि पहले से कॉपी पर नोट करें भैया, जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है ना। नोट करके 1-2 बार पढ़िएगा, काम खत्म। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लिखा हुआ है कि निष्कासन समुद्री घास पात से जब भी 5 नंबर के प्रश्न आते हैं तो आप हेडिंग डालकर लिखने की कोशिश कीजिए। इसमें 2 हेडिंग हमने डाला था, आयोडीन के मुख्य स्रोत पहले बताया, दूसरा हेडिंग है निष्कासन समुद्री घास पात से। समुद्री घास पात से आप कैसे निष्कासित करेंगे इस बात को हमने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि समुद्री घास में उपस्थित लैमिनेरिया प्रजाति के घास में आयोडीन उपस्थित रहता। अब इस बात को समझिए ना, अब समुद्र के अंदर अनगिनत प्रकार के, अनगिनत किस्म के घास आपको मिलते हैं। सभी घास में आयोडीन उपस्थित नहीं रहता है, वो एक स्पेशली घास का नाम है, स्पेशली घास है लैमिनेरिया प्रजाति के घास, ठीक है ना। तो समुद्री घास पात से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन सभी समुद्री घास पात से नहीं निकाल सकते हैं। लैमिनेरिया किस्म के, लैमिनेरिया प्रजाति के घास पात में बल्क में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आयोडीन उपस्थित रहता है। तो हमने इसी बात को लिखा हुआ है कि समुद्री घास में उपस्थित लैमिनेरिया प्रजाति के घास में आयोडीन उपस्थित रहता है, जिसे समुद्र से निकालकर पहले अच्छे तरह से इसे सुखाया जाता है। समुद्र से निकालिए लैमिनेरिया प्रजाति को और निकालकर 2-3 दिन घाम में छोड़ दीजिए, सूख जाए। जब सूख जा रहा है ना, तो उसे करिए क्या, एक गड्ढा खोद कर उस गड्ढा में लैमिनेरिया किस्म के प्रजाति के, लैमिनेरिया प्रजाति के घास को डाल दीजिए और ऊपर से सलाई बार दीजिए, उसको जला दीजिए, ठीक है ना। जलाने के बाद आपको राख की प्राप्ति होगी, आपको राख की प्राप्ति होगी। इस राख में ही 0.4 से 1.3% तक आयोडीन उपस्थित रहती है। 0.4 से 1.3% तक आयोडीन उपस्थित रहता है। इस राख को एक स्पेशली नाम दिया जाता है जिसे केल्प कहा जाता है, ठीक है ना। अब इस राख के साथ बहुत सारे रासायनिक कंपाउंड भी होते हैं। जब तक इस रासायनिक कंपाउंड को आप अलग नहीं करेंगे तब तक आयोडीन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस कोशिश कीजिए कि पहले आप जो बेकार प्रकार के रासायनिक यौगिक है, जिनका काम नहीं है, केवल आयोडीन को प्राप्त करना है आपको, तो इनको हटाइए। हटाने के लिए सबसे बेटर आइडिया यहां पर यह है कि एक बाल्टी पानी में उस केल्प राख को डुबो दीजिए। डुबाने पर होगा क्या, जितने जल में घुलनशील रासायनिक कंपाउंड होंगे वो तो जल के साथ घुलकर जल के साथ दोस्ती कर लेंगे, ठीक है ना। और जितने जल में अघुलनशील होंगे वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ पे छन जाएंगे, जिसे हाथ से निकाल कर क्या करिए आप, फेंक दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा, शुद्ध विलयन मिल जाएगा, जिसमें क्या रहेगा, जिसमें आपका केल्प तो रहेगा ही रहेगा,
केल्प के साथ साथ वो सारे कंपाउंड रहेंगे जो जल में घुलनशील होते हैं। अब इस विलयन को कौन कौन विलयन में हो गया? एक तो केल्प हो गया और वो सारे रासायनिक कंपाउंड हो गए जो जल में घुलनशील हो गए। ये इस विलयन में आप थोड़ी सी मात्रा में MnO2 और सांद्र H2SO4 मिलाकर एक रिटार्ट में गर्म कर दीजिए, एक फ्लास्क में गर्म कर दीजिए। जैसे ही आप गर्म करेंगे आयोडीन आपको देखने को मिल जाएगा। हम एक बार इस लाइन को फिर दोहराना चाहेंगे। हम अपने मुंह से आप इसको बढ़िया से समझाना चाहेंगे। ये तो समझा दिया हमने, एक बार हम पूरा तेजी से समझा रहे हैं, आप गौर से समझिएगा और उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिएगा। पहले समझ लीजिए करेंगे क्या। सबसे पहले समुद्री घास पात के लेमिनेरिया प्रजाति में आयोडीन उपस्थित रहता है। कोई दिक्कत परेशानी? इस लेमिनेरिया किस्म के लेमिनेरिया प्रजाति के घास को समुद्र से निकाल करके अच्छे तरह से सनलाइट में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसे गहरी खाई में क्या किया जाता है? आग लगा दी जाती है, जिससे राख की प्राप्ति होती है। इस राख में 0.4% से लेकर 1.3% तक आयोडीन उपस्थित रहता है, जिसे केल्प के नाम से जानते हैं। अब इस केल्प के साथ बहुत सारे रासायनिक कंपाउंड होंगे। जैसे देखिए हमने लिखा हुआ है कौन कौन रासायनिक कंपाउंड हो सकते हैं। KCl हो सकता है, K2SO4 हो सकता है, नमक हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है, पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, सोडियम आयोडाइड हो सकता है। बहुत सारे कंपाउंड होंगे इस केल्प के साथ। अब जब इतने सारे कंपाउंड को हटाएंगे नहीं, तब तक आयोडीन आप कैसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं? तो कोशिश कीजिए कि इन सारे कंपाउंडों को पहले हटाइए। जो हट रहा है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? इस केल्प को बाल्टी के पानी में इसे घोल देंगे। जैसे ही आप घोलेंगे तो इनमें से बहुत सारे जल के साथ दोस्ती कर लेंगे। बहुत सारे इन कंपाउंडों में से बहुत सारे कंपाउंड जल के साथ दोस्ती कर लेंगे। दोस्ती करने वाले में कौन कौन होगा? पोटेशियम आयोडाइड होगा, सोडियम आयोडाइड होगा। जबकि बहुत सारे रासायनिक कंपाउंड जल से दोस्ती नहीं कर पाएंगे और ऊपर छन के आ जाएंगे, ऊपर छन के आ जाएंगे। जिसे आप क्या करिए, हाथ से निकालकर बाहर फेंक दीजिए, या छननी से या किसी भी प्रकार के किसी भी इक्विपमेंट से आप उसे निकालकर बाहर फेंक दीजिए। जैसे ही आप बाहर फेंकेंगे आपको क्या मिलेगा? केल्प के साथ घुलनशील, पानी में घुलनशील कंपाउंड मिलेंगे। पानी के साथ केल्प और केल्प के साथ जल में घुलनशील रासायनिक कंपाउंड जैसे Ki, सोडियम आयोडाइड उपस्थित रहेंगे। अब इस विलयन में आप थोड़ी सी मात्रा में MnO2 और H2SO4 मिला दीजिए। जैसे ही आप मिलाएंगे भैया, मिलाकर क्या करेंगे? एक रिटॉर्ट में गर्म करेंगे। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ये जो भारी भरकम रिएक्शन दिखाई दे रहा है, समझा दे रहे हैं कैसे याद करेंगे। ये जो भारी भरकम रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं, इस रिएक्शन के मुताबिक आपको लास्ट में आयोडीन देखने को। अब इस रिएक्शन को पहले समझिए। देखिए, जल में घुलनशील सोडियम आयोडाइड, ये वाला तो दोनों में से कहीं बाहर जाएगा। ये लिखिए या ये लिखिए, कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ आपको क्या मिलाना है? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाना है आपको, और साथ ही साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। अब इस रिएक्शन को गौर से समझिए आप लोग। देखिए, बढ़िया धातु है, ये क्या करेगा? आयोडीन का साथ छोड़ेगा और सल्फेट को लेकर भागने का प्रयास करेगा। और चूंकि जानते हैं कि H2SO4 दो चरणों में आयनित होते हैं, एक तो बाइसल्फेट का निर्माण करता है और एक सल्फेट का निर्माण करता है। तो सोडियम इसके HSO4 के साथ भागेगा, तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। ठीक है ना? जो सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, दो प्रकार के सॉल्ट का निर्माण करते हैं। एक तो बाइसल्फेट होता है और दूसरा सल्फेट होता है। बाइसल्फेट का मतलब क्या? HSO4- और दूसरा SO4 का निर्माण करता है। तो ये जो सोडियम होगा बाइसल्फेट के साथ NaHSO4 के रूप में भागेगा। इसका नाम है सोडियम बाइसल्फेट। फिर यहां पर आपको फिर क्या देखने को मिला? यहां पर फिर आपको धातु देखने को मिला। धातु की अभिक्रिया
बेटर अधातु के साथ होती है। अधातु यहां पर कौन है? SO4, बेहतर अधातु। अब क्या होगा? मैग्नीज SO4 यानी कि सल्फेट के साथ भागेगा और मैग्नीज सल्फेट का निर्माण करेगा। साथ ही साथ एसिड है ये, तो ये एसिड हो गया, तो सामने जाहिर सी बात है कि जो भी कंपाउंड खड़ा रहेगा उसे बेस बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना, उल्टा बनाने का प्रयास करता है। और चूंकि जानते हैं कि एसिड बेस के रिएक्शन में जल का निर्माण होता है, तो इसलिए हमने जल का फॉर्मेशन कर दिया। साथ ही साथ जो यहाँ पर आयोडीन बचा है, ये आई के रूप में तो निकलेगा ना, धरती पर आयोडीन I2 के रूप में रहता है, इसलिए यह I2 के रूप में रहेगा। उम्मीद करते हैं इस केमिकल रिएक्शन को भी आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। जल्दी से पढ़िए आप लोग। समुद्री घास पात में उपस्थित लेमिनेरिया प्रजाति के घास में क्या लिखे है? लेमिनेरिया प्रजाति के घास में आयोडीन उपस्थित रहता है, जिसे समुद्र से निकालकर पहले अच्छे तरह से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसे गहरी खाई में रखकर आग लगा दी जाती है। जलने के पश्चात राख प्राप्त होती है, जिसमें आयोडीन 0.4 से 1.3% तक होती रहती है, जिसे केल्प के नाम से जानते हैं। इस केल्प में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जैसे KCl, K2SO4, NaCl, Na2SO4, Ki, Na उपस्थित रहता है। इस केल्प को साफ करने के लिए पानी में डाला जाता है, जिससे पानी में अघुलनशील या कम घुलनशील रासायनिक यौगिक जैसे KCl, K2SO4, NaCl, Na2SO4 छनकर बाहर निकल जाते हैं और शेष रासायनिक यौगिक पानी में रह जाते हैं। शेष में कौन कौन रह जाएगा? Na रह जाएगा, Ki रह जाएगा। अब इस पानी या विलयन में MnO2 तथा सांद्र H2SO4 मिलाकर लेड के ढक्कन युक्त ढलवा लोहे के एक रिटॉर्ट में गर्म किया जाता है। रिटॉर्ट को जैसे ही गर्म करेंगे तो निम्न अभिक्रिया के द्वारा आयोडीन की प्राप्ति होगी। भैया कहानी है, कहानी के जैसे याद करिए इसको, ये कोई रॉकेट नहीं है, कहानी है, याद कर लीजिए इसको। एक दो बार लिख लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नोट करिए। अमृता, दूसरा क्वेश्चन है, गंधकमल कैसे द्विभाषमिक अम्ल है और साथ ही साथ एक और इसके साथ जलशोषक पदार्थ कैसे है गंधकमल? इस प्रश्न का उत्तर देना था। तो उत्तर प्रश्न हमने पहले लिखा हुआ था, तो पहले प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद उत्तर हम लोग दे रहे हैं। पहले देंगे कि गंधकमल कैसे द्विभाषमिक अम्ल है। देखिए ना भैया, सिंपल बात है, कैसे देंगे? जब H2SO4 जो होता है आयनित तो होता है, जब इसे जल में डालते हैं तो जानते हैं क्या होता है? ये दो बार टूटता है। पहले कैसे टूटेगा? पहला इस प्रकार से टूटता है, HSO4 माइनस अब प्लस H प्लस, ठीक है ना। फिर ये जो होता है उसी जल के अंदर HSO4 माइनस फिर एक बार टूट जाता है। क्या देता है टूटने के बाद? फिर SO4 दो बार टूटा, SO4 2 माइनस देगा और साथ ही साथ एक और H प्लस देता है। मतलब इसे जल में डालने पर इसका जो आयनन होता है दो चरणों में होता है, दो स्टेपों में होता है। पहले स्टेप में यह बाइसल्फेट का निर्माण करता है। ये जो देख पा रहे हैं आप स्पीसीज, इसे क्या कहते हैं हम लोग? बाइसल्फेट कहते हैं। और दूसरे चरण में जो आयनित होगा उसमें आपको सल्फेट आयन देगा, ठीक है ना। तो इसका आयनन दो चरणों में होता है और दो प्रकार के स्पीसीज का निर्माण करता है, एक तो बाइसल्फेट और दूसरा सल्फेट। हमने क्या लिखा हुआ है? H2SO4 एक द्विभाषमिक अम्ल है, क्योंकि यह क्षार से क्रिया करके दो प्रकार के लवण बाइसल्फेट और सल्फेट बनाता। यह लिखना है आपको उत्तर के तौर पर कि जब यह बेस के साथ रिएक्शन करेगा, क्षार के साथ रिएक्शन करता है, तो दो प्रकार के सॉल्ट का निर्माण करता है। देखिए हमने लिखा हुआ है कि H2SO4 NaOH के साथ, NaOH क्षार है, एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन में जल खत्म, निकल गया, साथ ही साथ सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट दो प्रकार का बनता है H2SO4 में। सॉल्ट दो प्रकार, H2SO4 जो होता है दो प्रकार के सॉल्ट बनाता है। पहला तो बाइसल्फेट,
देखिए हमने लिखा हुआ है सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। और दूसरा जो होगा देखिए सल्फेट, तो इसका नाम जो हो जाएगा सोडियम सल्फेट। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। H2SO4 2NaOH, एसिड बेस रिएक्शन, जल कैंसिल निकल गया। साथ ही साथ दूसरे के चरण में सल्फेट बनता है, इसलिए हमने लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट। उम्मीद करते हैं समझे होंगे कि गंधकमल H2SO4 एक डाइबेसिक एसिड होता है, द्विभाषमिक अम्ल होता है, क्योंकि जब इसे जल में डाला जाता है तो यह दो चरणों में आयनित होता है। पहले चरण में जब आयनित होगा तो बाइसल्फेट का निर्माण करता है, और दूसरे चरण में जब आयनित होगा तो सल्फेट का निर्माण करता है। अब इस बात को समझाने के लिए हमने एक क्षार का उदाहरण ले लिया। हमने इस बात को समझाने के लिए ये बात लिखी है चाहे मत लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमने इस बात को समझाने के लिए क्षार का उदाहरण ले लिया, और क्षार की रिएक्शन दो बार हमने करवाया। किसके साथ? H2SO4। क्षार के नाम पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडा लाइन लिया था, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। पहली बार में रिएक्शन करवाया तो सोडियम बाइसल्फेट, क्योंकि मिलता है पहले चरण में सोडियम बाइसल्फेट मिला, साथ ही साथ एसिड बेस रिएक्शन जल मिलेगा। दूसरे चरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाया, सोडियम सल्फेट जल मिला। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। क्या सांद्र H2SO4 गंधकमल जो होता है जल शोषक पदार्थ है, बहुत ज्यादा जल से दोस्ती रखता है, जल इसके प्रिय है। सब कुछ दे दीजिए और एक साथ इसको जल दे दीजिए तो सब कुछ त्याग देगा, लेकिन जल को नहीं त्यागेगा। अब इसी बात को हमें रिएक्शन वाइज समझा देना है, उदाहरण के साथ समझा देना है कि आपको कैसे समझ में आया कि यह जल शोषक पदार्थ है। तो हमें इस प्रकार समझ में आया कि जब सांद्र H2SO4 की रिएक्शन फॉर्मिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब करवाते हैं तो जल सोख लेता है। कैसे? देखिए ना, HCOOH की अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 के साथ करवाएंगे और गर्म करेंगे, जल निकाल दीजिए भैया, यहां से जल निकालिए, केमिकल रिएक्शन पूरा करिए। जल निकालेंगे, एक जल के अणु में 2 हाइड्रोजन की जरूरत होती है, तो निकालेंगे 2 हाइड्रोजन, और एक जल के अणु में 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन की जरूरत होती है, निकाल देंगे। यहां पर बचेगा क्या? यहां पर CO। तो यही प्रोडक्ट होता है। यह रिएक्शन प्रैक्टिकली तौर पर पहले देखा गया, तब बताया गया कि सांद्र H2SO4 एक प्रकार के जल शोषक पदार्थ होते हैं। इसकी रिएक्शन ऑक्जेलिक अम्ल के साथ भी करवाया गया। इसकी रिएक्शन ऑक्जेलिक अम्ल के साथ भी करवाया गया। करवाने पर क्या होगा? जल निकाल लेगा। पहले तो जल में सोख लेगा, इस मोलिक्यूल से सोखेगा तो क्या बचेगा? पहले तो जल निकाल दीजिए, 2 हाइड्रोजन निकाल दिया आपने, 1 ऑक्सीजन निकाल दिया, बचा क्या? 2 कार्बन बचा और 3 ऑक्सीजन बचा, C2O3 बचा। इस C2O3 में से स्टेबल कंपाउंड निकालिए, CO2 प्लस CO होगा। उम्मीद करते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। इन दोनों रिएक्शनों के माध्यम से इसका अभिक्रिया चीनी के साथ भी करवाया गया। ऐसा ही हस्र किया, चीनी का ही जल सोख लिया उसमें से। तो इन्हीं सारे रिएक्शनों के बदौलत बोल दिया गया कि जो सांद्र H2SO4 होते हैं एक प्रकार के जल शोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि हमने जो इतने सारी बातों को आपको समझाया बेहतर ढंग से समझे होंगे। अगर कहीं भी आपको त्रुटि हो रही है तो पहले रिपीट वीडियो को पीछा करिएगा, फिर देखिएगा। और फिर भी नहीं परेशानी हो रही है तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 8873534947। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कॉलिंग नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। एनी टाइम 24/7 अवेलेबल रहते हैं हम। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।